आपके जो क्या कहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और कल्चर होता क्या है? यू हैव एनी आइडिया कल्चर किसको कहते हैं? As culture like the norm, like the standard. बिल्कुल, इट्स द नॉर्म्स। कल्चर आप कहते हैं, इट्स सिंपलेस्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ना कल्चर की, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी कल्चर की, द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। ठीक है, द वे डू वी डू थिंग्स अराउंड हियर, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। आप पहनते क्या हो, आप खाते क्या हो, आपका ओढ़ना, बैठना, बात करने का तरीका, इंटरेक्शन अदर पीपल के साथ, आपकी वैल्यूज, आपके नॉर्म्स, आपके आपके ट्रेडिशंस, ठीक है, वो सब मिलके आपका क्या बनता है? कल्चर बनता है। ठीक है। तो जैसे हर कंट्री का अलग कल्चर होता है ना, उसी तरह हर जो आपका क्या बोलेंगे, हर कंट्री का अलग कल्चर होता है, उसी तरह हर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका भी अपना डिस्टिंग्विश्ड कल्चर होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो अगेन आपके कल्चर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो, या आपके कल्चर पे डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर्स का डिसीजन मेकिंग का स्टाइल क्या होता है। जैसे वेदर दे आर ऑटोक्रेटिक लीडर्स और दे आर डेमोक्रेटिक लीडर्स। ठीक है। तो फिर उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि पीपल आर वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट, तो फिर देर गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो इससे भी आपका कि कितने एग्रेसिव आपका ऑब्जेक्टिव्स होंगे या कितना ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स वुड बी, क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है। फिर वो कहता है द साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस। सो लीगल फॉर्म और साइज में क्या, साइज में आ जाएगा वेदर इट्स स्मॉल आपका बिजनेस है या माइक्रो बिजनेस है, या इट्स अ मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, या इट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, या वेदर इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। तो उस पे भी डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड देन ऑल्सो द लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस, वेदर इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप और इट्स अ पार्टनरशिप और इट्स अ कंपनी एंड सो ऑन। ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जहां पे आपके देयर इज अ डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप इज विद द शेयर होल्डर्स एंड द कंट्रोल इज विद द, किसके पास होता है कंट्रोल? Equal shareholders. डायरेक्टर्स के पास। ठीक है। जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। और कंट्रोल किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। ठीक है। Directors होते कौन है? हम्म। Directors होते कौन है? Like are they? गुड Is it क्वेश्चन। basically same as a stakeholder बस वो title में नहीं है? Like they used to take on responsibility या क्या? मैं आपको है ना थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, कंपनीज में ना दो मेन टाइप हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं और पब्लिक लिमिटेड होती हैं। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तो आपके होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली ओन बिजनेसेस, फ्रेंड्स एंड फैमिली ओन बिजनेसेस। ठीक है। तो इसमें जो आपके ओनर्स होते हैं, विच आर द शेयर होल्डर्स, दे आर ऑल्सो द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो कंट्रोल भी ओनर्स के पास ही होता है, बिकॉज दे द डायरेक्टर्स, तो कंट्रोल भी किसके पास है? ओनर्स के पास ही है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपके जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक।
ठीक है, क्योंकि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो. सो एनी वन कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आई कैन बी अ शेयर होल्डर, यू कैन बी अ शेयर होल्डर. ठीक है. तो अब इसमें इश्यू क्या है? अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि देर लार्ज कंपनीज और इनके बहुत से शेयर्स फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, लाइक हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस के शेयर्स होते हैं इनके. ठीक है. अब इश्यू क्या है? लेट्स सपोज कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके 10,000 शेयर होल्डर्स हैं. 10,000 शेयर होल्डर्स. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल ऑफ दीज आर ओनर्स, ये सब ओनर्स हैं. अब अगर ये सारे लोग कंपनी पहुंच गए कि भाई हम ओनर है, हम कंपनी को चलाएंगे, वी आर गोइंग टू रन आवर ओन कंपनी एंड कंट्रोल इट, यू थिंक इट्स डूएबल? 10,000 बंदा पहुंच जाए चलाने के लिए कंपनी? जी साहिल, यू थिंक दैट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल? No. नो, बिकॉज आपने वो शायद मुहावरा सुना होगा इंग्लिश का, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. सुना है? I've heard too many cooks in a kitchen. Basically, सबका अपना होगा कि we want this, we want the day or ये सब. एग्जैक्टली exactly. तो फिर कंपनी तो नहीं चलेगी. ऐसे ही है. हाँ. ठीक है. तो फिर किया क्या जाता है? ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में एक दफा कंपनीज की, उसमें जाते हैं और डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं. दे इलेक्ट डायरेक्टर्स बाय वोटिंग. ठीक है. तो डायरेक्टर्स कोई, फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रफली आप कह लो कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो जो एवरी डे कंपनी को देखते हैं, मैनेज करते हैं. और नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे कम टू द कंपनी समटाइम्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए. ठीक है. इनमें जब हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में तो आई विल टेल यू द लाइक और डिटेल में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये भी रफली आप कह लो कि एक कंपनी, उसमें 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं. तो टोटल कितने हैं? 10 हैं. ठीक है. और इनमें से एक जो होता है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, उसको आप चेयरमैन बना देते हो बोर्ड का. ठीक है. और यूजुअली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से एक होता है, उसको आप कंपनी का सीईओ बना देते हो. तो ये पेड होते हैं, आप इनको पे कर रहे होते हो कंपनी को चलाने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स. कंपनी शेयर होल्डर्स के, लेकिन चलाता कौन है? डायरेक्टर्स चलाते हैं. जी आया समझ? इसीलिए आप देखो ना, ओनर कोई और है, चला कोई और है. इसीलिए इसको कहते हैं कि बड़ी कंपनीज में देयर इज अ डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है. जी आया साहिल समझ इतना? साहिल, जी. समझ आया है? जी. ऑलराइट, आगे देखते हैं फिर. सो लाइक आई सेड कि आपके बिजनेस का साइज जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, लीगल फॉर्म क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा. अब देखो, अगर आपका कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास है, राइट, जो उस कंपनी को ओन नहीं करते, उनका मेन कंसर्न क्या होगा? वो क्या चाह रहे होंगे कंपनी से? वो, उनका मेन कंसर्न इज नॉट गोइंग टू बी, इट माइट बी यस कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बट उनका मेन कंसर्न होगा कि हमें अच्छे बेनिफिट्स मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, हमें अच्छे बोनसेस मिले. ठीक है. तो अपना ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना हर इंसान का फिर बीच में. फिर वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस. ये तो आपको पता है ना डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में? जी साहिल, क्या फर्क है? The difference between
public sector and private sector organizations. The difference between public sector and private sector organizations is public sector में जो होती है ना उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटर क्या कहते हैं इन्वॉल्वड है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट होती है इन्वॉल्व, ठीक है। Also वो ना it's easier to उधर है ज़्यादा easy मतलब उधर you private sector में पैसे ज़्यादा कमा सकते हो you can like sell your what do you call it shares उधर वगैरह sell करते हैं। ओके देखो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये डिफरेंस है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच आर ओन्ड एंड रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। और इसमें से जैसे आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं या कंपनीज होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव कुड बी प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। बट प्राइवेट सेक्टर में भी आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का मेन काम इज नॉट प्रॉफिट अर्न करना, they are there to provide services or goods to the public, ठीक है। जैसे और आमतौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, क्या कहते हैं जो ये आपका यूके में एनएचएस है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि हमने प्रॉफिट कमाना है, वो ये होता है कि हमने अपनी जो जो पब्लिक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं हमारे मुल्क के, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स इसलिए उनके डिफरेंट होते हैं। फिर वो कहते हैं द नंबर ऑफ ईयर्स द बिजनेस हैज़ बिन ऑपरेटिंग। तो उस पर भी ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत पुराने बिजनेस हो तो यू वुड वांट टू बी अ मार्केट लीडर, अगर आप एक नए बिजनेस हो तो फिर आप यू वुड वांट टू सर्वाइव, ठीक है। तो इस तरह से वैरी करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। फिर वो कहते हैं आगे डिविजनल डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जब आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं, वंस आपके कॉर्पोरेट जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरी कंपनी का था, जब वो सेट हो जाएगा तो फिर यू विल ब्रेक इट डाउन इनटू योर डिविजन्स एंड देन अल्टीमेटली आप उसको फिर ब्रेक डाउन करोगे, हर डिपार्टमेंट को अलग ऑब्जेक्टिव दोगे उस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। The departmental and divisional objectives are going to be in line with the corporate objectives. The purpose of the departmental and divisional objectives are going to be to achieve the corporate objective. और फिर डिपार्टमेंट में आप हर इंडिविजुअल को भी उसके ऑब्जेक्टिव्स दोगे कि तुमने इतना काम करना है, या तुमने इतनी सेल्स करनी है, या तुमने इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर एक हायरार्की बनती है आपके ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। एम क्या है, शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज करना। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ ऑल डिविजन्स बाय 10% पर एनम। अब ये आप देखो कि ये क्या बन गया ऑब्जेक्टिव, आपने इसको क्वांटिफाई भी कर लिया है, टाइम बाउंड भी कर लिया, मेजरेबल भी कर लिया, ठीक है। फिर डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स विद इन वन रीजन to increase market share by 10% and cut overheads by 5%। फिर हर डिपार्टमेंट के देखो ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग वालों ने इंक्रीज करना है प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंस वालों ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग को 5% से रिड्यूस करना है, R&D वालों ने डेवलप करना है 1 इनोवेटिव प्रोडक्ट ईच ईयर। अभी आपने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग दिए ऑब्जेक्टिव्स। फिर है लास्टली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने कहा है इंक्रीज सेल्स बाय एन एवरेज ऑफ 5% पर क्लाइंट, इंट्रोड्यूस 5 मोर क्लाइंट्स टू द बिजनेस ईच ईयर। ये इंडिविजुअल्स को आप टारगेट दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी हायरार्की बन जाती है ऑब्जेक्टिव्स की। हम्म। जी समझ आया। जी। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप एज अ मैनेजर जो अपने आपका जो स्टाफ होते हैं या जो आपके वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको ऑब्जेक्टिव्स देते हो कि आपने ये अचीव करना है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप उनको कुछ अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हो, ठीक है।
और जब आप उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते हो कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग योर वर्क, तो दे फील मोटिवेटेड एज वेल। उससे आपका स्टाफ क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, इट्स मोर लाइकली दैट दे विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स देन। ठीक है, एज अपोज टू अगर आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रखो और लोगों को सिर्फ ऑर्डर्स पास करो। थ्योरी वाई में क्या खैर ये मैं आपको बताती हूँ, थ्योरी वाई थ्योरी एक्स क्या होता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा ओ लेवल्स में, पढ़ा था। um, मे भी मुझे याद आएगा, आप फिर एक्सप्लेन करेंगे फिर शायद मुझे याद होगा। आई डोंट रिकॉल। ओके, दो किस्म के लोग होते हैं। ये मैकग्रेगर की थ्योरी क्या है, मैकग्रेगर, या आगे आएगा हमारे जो मोटिवेशन वाले चैप्टर्स है ना, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, दो किस्म के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। मैकग्रेगर कहता है कि थ्योरी एक्स वो लोग होते हैं who do not like to work, ठीक है, who have to be constantly supervised। इनको आपने अगर मोटिवेट करना है तो आपको इनको मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेट सिर्फ पैसों से होंगे। फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं पसंद, कि अगर आप इन्हें कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना तो कहेंगे नो थैंक यू, वी डोंट वांट इट। इस तरह के लोगों को जब आपने लीड करना है या मैनेज करना है तो आपका जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। आपको पता है ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? Autocratic, what do you see is that you basically tell them what to do, they just and then वो खुद करते हैं कैसे हाँ करके। बिल्कुल, आप ऑटोक्रेटिक होते हैं कि आप ऑर्डर्स देते हो, यू हैव टू ऑर्डर देम व्हाट टू डू एंड यू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक ऑन पीपल। ठीक है, फिर थ्योरी वाई डिफरेंट लोग होते हैं। थ्योरी वाई होते हैं पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू कीप अ चेक ऑन देम, आपको चेक नहीं करना, आपको क्लोज सुपरविजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड है ना वो तो खुद मतलब खुशी खुशी काम करना चाहता है। ये लोग सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होते, इनको अगर आपने मोटिवेट करना है तो यू हैव टू गिव देम ईदर चैलेंजिंग वर्क और यू हैव टू गिव देम डेलीगेट करो अथॉरिटी। ठीक है, ये इस तरह होते हैं मोटिवेट। एंड दे आर द टाइप ऑफ पीपल हु लाइक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो वो शौक से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड दे फील मोटिवेटेड। इस तरह के लोगों के साथ आपका जो लीडरशिप स्टाइल है ना, दैट शुड बी नॉट ऑटोक्रेटिक, इट शुड बी लाइक अ पार्टिसिपेटिव और अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। जी आया समझ साहिल? हम्म। जैसे वो यहाँ पे कहते हैं मैकग्रेगर्स थ्योरी बाय अप्रोच, if however the targets at each level were merely imposed from above, as with McGregor's theory X style, then motivation is likely to be low। कि अगर आप लोगों को सिर्फ टारगेट्स दोगे, इम्पोज करोगे उनके ऊपर, और आपके जो लोग आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो थ्योरी वाई हैं, तो वो तो मोटिवेट नहीं होंगे उससे, बिकॉज यू हैव टू गिव देम दैट ऑटोनमी एज वेल, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, तो मोटिवेट करने का भी तरीका होता है ना लोगों को, हर किसी को आप एक तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते। जी ताया समझ? जी। आगे वो कहते हैं कम्युनिकेट करना ऑब्जेक्टिव्स। अब आपकी कंपनी ने बना लिए, आपके डायरेक्टर्स ने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, तो हाउ इज दैट गोइंग टू बी हेल्पफुल अनलेस यू डोंट कम्युनिकेट इट टू पीपल? यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू योर स्टाफ एज वेल। ठीक है, so वो कहते हैं if employees are communicated with and involved in the setting of individual targets sorry मेरा खुद गला खराब हो रहा है individual targets, then these benefits should result in। अच्छा साहिल, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ए लेवल्स कर रहे हो, आपने
रखा है बिजनेस, लॉ, और कौन सा है, सोशियोलॉजी? जी। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स किसने चूज किए थे आपके? मैंने खुद चूज किया। ओके, आपने खुद किए थे। तो आपने अपनी मर्जी से चूज किए थे, खुद किए थे, तो आप ना मोस्ट लाइकली ज्यादा मोटिवेट फील करोगे पढ़ने के लिए। ठीक है। लेट्स सपोज कि आप ना करते चूज सब्जेक्ट्स, लेट्स सपोज आपकी अम्मा आपके लिए सब्जेक्ट्स चूज कर देती, और आपकी अम्मा हम्म। कहती तुमने पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर, साथ में तुमने पढ़ना है मैथ्स, साथ में तुमने पढ़ना है आई डोंट नो बायो, ठीक है, हम्म। एंड यू डिडंट हैव अ चॉइस इन इट, वुड यू फील मोटिवेटेड? ना। नो। सो दैट्स एग्जैक्टली जो ये बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्हेन यू आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स of individual employees, you have to communicate with them. They should feel like they're on board. उनको ये ना लगे कि उनको सिर्फ इन्फोर्स किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर तो आप उनके टारगेट्स जब उनको दोगे, तो उनसे कंसल्ट करके, कम्युनिकेट करके, उनको इन्वॉल्व करके करोगे टारगेट सेट, तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड। तो कहते हैं एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स अचीव मोर व्हेन दे आर इन्वॉल्व। फिर वो कहते हैं एम्प्लॉयज सीइंग द ओवरऑल प्लान। जब आपको पता होगा ना कि आपको जो भी गोल, आपको जो भी टारगेट दिया गया, हाउ डज दैट फिट इन द होल कंपनी, हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द होल, then you feel more important in an organization. So that's why it should also be communicated, the objectives with the employees. Then creating shared employee responsibility. क्योंकि जब आप पूरी कंपनी के लिए गोल सेट करते हो और इंडिविजुअल्स के लिए करते हो, तो all those individuals have, all the goals of all the individuals are interlinked and connected to each other. And if all of them are going to achieve their targets, तभी आपके कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। सो दे हैव टू वर्क टुगेदर। ठीक है। सो जब आप कम्युनिकेट करोगे गोल्स को, दे विल अंडरस्टैंड how they are sharing responsibility of achieving the company's goal. And then managers more easily staying in touch with the employees' progress. ठीक है। तो जब आप कम्युनिकेट करते रहोगे एम्प्लॉयज के साथ, तो आपको उनकी प्रोग्रेस का भी पता चलता रहेगा कि वेदर दे आर ऑन ट्रैक, वेदर दे आर मीटिंग देयर डेडलाइंस एंड सो ऑन। फिर वो कहते हैं देयर आर सम एथिकल इश्यूज इन, सॉरी, एथिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजंस। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट अभी रिलेटिवली न्यू है दुनिया में, कि अब आपके बहुत ज़्यादा बात होने लगी है एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर कंपनीज एज वेल, या फॉर बिजनेसेस। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले ही होता था कि बिजनेसेस का सिर्फ मेन गोल होता था कि बस हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं। उस प्रॉफिट को कमाने में किसी को नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, नोबडी केयर्ड, राइट। लेकिन अब हर कंपनी अपना अपना एक एथिकल कोड बनाती है। ठीक है। उसको कहते हैं कॉर्पोरेट कोड ऑफ कॉन्डक्ट, राइट। और ये हर कंपनी का इंडिविजुअल अपना बनाती है, तो इट्स यूनिक, सो इट्स नॉट लाइक हर कंपनी का एक जैसा होगा। एक मिनट साहिल।
ऑलराइट जी साहिल। हाँ जी, हम मैं आपको बता रही थी अबाउट जो एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि ओवर टाइम ना जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज ने ना, इन उर्दू पता नहीं अब आपको, एक तो आप इतने वाइट वॉश तो आपको समझ नहीं आएगी साहिल, बट कंपनीज ने ना अन्नी फेरी हुई थी। समझ आया? हम्म, अन्नी बेही थी। अन्नी फेरी हुई। अन्नी फेरी हुई का मतलब होता है कि उन्होंने तबाही मचाई हुई थी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज की हुई थी। कैसे की हुई थी? that companies used to like earn a lot of money, a lot of profits, and affect have a huge effect on the environment and on the community, लेकिन they were not giving back to the society। ठीक है? तो जैसे they would not care about कि employees को fair wages मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, they would not care about कि पोल्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही, they would not care about कि आपके वाटर बेड्स डैमेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है? तो फिर जब आपके पब्लिक की अटेंशन में इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई ना, इस पे भी एक मूवी है, मैं आपको भी उसका नाम बताती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच इट। जब पब्लिक की अटेंशन में ये आने लग गई ना बातें, एक कंसर्न। ऑलराइट, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इस तरह ना दे यूज टू डैमेज द एनवायरनमेंट वगैरह एंड दे वुड नॉट केयर अबाउट इट एज वेल। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि पब्लिक के अटेंशन में ये चीज़ें आने लगी, बहुत सी कंपनीज के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स बने, केसेस फाइल हुए, एंड अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज शट डाउन। इसी पे एक मूवी है, अगर आपने देखनी हो, इट्स अ ट्रू स्टोरी बाय द वे, एरन ब्रोंकोविच। हम्म। ठीक है, ये उसकी है, पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, जूलिया रॉबर्ट्स की। ठीक है? तो ये इसी तरह ना कॉर्पोरेट स्कैंडल्स वगैरह के बारे में है। तो फिर जब बहुत पब्लिक अटेंशन में ये चीज़ें आने लगी ना, तो फिर एक प्रेशर बिल्ड होने लग गया कंपनीज के ऊपर दैट दे हैव टू behave, even if their main objective is to earn profits, they still have to behave ethically towards the society and the community and the people and the employees and so on। ठीक है? तो फिर कंपनीज ने अपना अपना एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना शुरू किया, विच इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कंपनी अपना बनाती है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, देयर मैनेजर्स, देयर डायरेक्टर्स एंड सो ऑन। उसको कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आया समझ? ऑलराइट। अच्छा, सो वो आगे बात क्या कर रहे हैं कि मोस्ट डिसीजंस हैव एन एथिकल और मोरल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, जब भी कंपनी ने डिसीजन मेकिंग करनी है, दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट वेदर इट इज एथिकल और अनएथिकल। लाइक इफ अ टॉय कंपनी शुड एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट्स टू यंग चिल्ड्रन, तो क्योंकि आपको पता है अगर वो एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो बच्चे अपने माँ बाप को पेस्टर करना शुरू कर देंगे। ठीक है? कि हमें खरीद के दो। फिर इज इट एक्सेप्टेबल टू ब्राइब to place an order with another company? Should a bank invest in a company that manufactures weapons and tests new chemicals on animals? ये भी एक ethical concern है। Is it acceptable to feed genetically modified food to the cattle? वो cattle की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंसानों को genetically modified खिला रहे हैं चीज़ें। आपको पता है ना हमारा लाइक ऑलमोस्ट ऑल द फूड जो आपका यूके, यूएस, पाकिस्तान, पाकिस्तान में थोड़ा कम है लेकिन a lot of the food is genetically modified। even जो bananas हम खाते हैं,
वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। हमारा जो गंदम है, जिससे जो आटा होता है रोटी एंड ब्रेड्स वगैरह के लिए, दैट्स ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड। एनी हाउ, तो फिर डू वी एक्सेप्ट लोअर प्रॉफिट्स इन शॉर्ट टर्म बाय परचेजिंग लेस पोल्यूटिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट? शुड चीफ एग्जीक्यूटिव रिसीव सब्सटैंशियल पे राइजेस? अगर आपके वर्कर्स को रिडंडेंट किया जा रहा है या वर्कर्स आर लूजिंग देयर जॉब, तो क्या सीईओ को बहुत ज़्यादा पे करना चाहिए? Is it acceptable to close a factory to save cost and increase profits even though many jobs will be lost? तो इस तरह के ना बहुत से फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं बिजनेसेस ने when they have to take decisions। ठीक है। और इस ये सारी जो एग्जांपल्स है ना, ये आपने रीड करनी है। दे आर ऑल कॉल्ड एथिकल डायलेमास। डायलेमा का मतलब क्या होता है? जी साहिल, रीजा स्टॉप इट, आई एम टीचिंग। जी साहिल, एनी आइडिया डायलेमा का मतलब क्या होता है? Ethical dilemma basically वो होता है कि मतलब it's gonna be something that's going against your morals. So like do you do like मतलब if, for example you take this business opportunity and you're leaving your old partners behind. वो ethical dilemma है कि मतलब do I go for it? Like this is gonna get me more money. पर मैं अपने day one को छोड़ रहा हूँ, तो मतलब ethical dilemma है कि मतलब Bilkul. Very good. Ethical dilemma is where you have to take a decision, where you have like maybe two options or multiple options available, and you have to decide which one is ethical, even if it's not profitable for the company. And you have to make sure that you are sticking to the company's ethical code of conduct. क्योंकि जब आप ethical decision making करते हो ना, उससे हमेशा कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉयज बनाते हो बच्चों के, और एक प्लास्टिक, आप प्लास्टिक यूज करते हो, एक प्लास्टिक है जो टॉक्सिक है और सस्ता है, और एक प्लास्टिक है जो विच इज, पता नहीं कौन सा होता है प्लास्टिक, बीपीए अप्रूव टाइप, पता नहीं कौन सा होता है, बट एनी हाउ, तो वो प्लास्टिक है विच इज मोर एक्सपेंसिव। अगर आप टॉक्सिक वाला यूज करते हो तो यू विल मेक मोर मनी, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे बिकॉज कॉस्ट कट डाउन होंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा यूज करोगे, महंगे वाला, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, एथिकल है, यू आर नॉट कॉजिंग हार्म टू एनीबडी। ठीक है। तो इस तरह के बहुत से डायलेमास बिजनेसेस फेस कर रहे होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। जी आया समझ? जी अब एथिकल डायलेमास में ना कई दफा इशू ये होता है कि आपके ना, आप एक डायलेमा फेस कर रहे हो, और इट्स ऑल्सो लीगल इशू एज वेल। ठीक है। कि अगर आप अनएथिकली बिहेव करोगे तो उसके लीगल रेपरकशंस भी हो सकते हैं। सो वो इलीगल काम है कोई, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, या आपके जो डायरेक्टर्स हैं दे कैन गो टू जेल, या आपकी कंपनी जो है उसके ऊपर हैवी फाइन्स हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल्सो अ कंसर्न ऑफ कंपनीज, के दे हैव टू मेक श्योर कि जब वो एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उसमें लीगैलिटी के फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं। ठीक है साहिल। जी अच्छा, ये वाला आपका होमवर्क है, आपने मुझे होमवर्क भी सबमिट कराना है, और एक ये क्वेश्चन भी कर लेना बिजनेस का, ये वाला इनका, ये वाला, ये है एक्टिविटी 4.4। ठीक है साहिल। जी अब मैं आपको थोड़ी देर तक ना लिंक भेजती हूँ उसका, लॉ के लिए। जी ठीक है। ओके। ओके। ओके।